गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर नूतन गुप्ता, कमला राय कॉलेज गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। प्यारे छात्रों, आधुनिक यूरोप के इतिहास में हम लोग वियना कांग्रेस का अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित कंटेंट्स मैंने जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा और हमारे कॉलेज के वेबसाइट पे उपलब्ध करा दिया है। वियना कांग्रेस की बैठक यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन के रूप में किया गया था, जो सितंबर 1814 से जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियाई राजनेता मेटरनिक ने किया था। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध, नेपोलियन के द्वारा छेड़ा गया युद्ध और पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न होने वाले कई मुद्दों एवं समस्याओं को हल करने का उद्देश्य था। इसका नेपोलियन को वाटरलू की पराजय के पश्चात सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था। तत्पश्चात ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप की विजयी शक्तियां 1815 में एकत्रित हुई। इसका उद्देश्य यूरोप के उस मानचित्र को पुनर्व्यवस्थित करना था जिसे नेपोलियन ने अपने युद्ध और विजयों से उलट-पलट कर दिया था। वस्तुतः ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने नेपोलियन के विरुद्ध मोर्चा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए उसकी पहल पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी को यह कांग्रेस अर्थात बैठक बुलाई गई थी। इस सम्मेलन में यूरोप के कई छोटे छोटे देश शामिल हुए, किंतु नीति निर्माण के संबंध में 4 मुख्य देश के प्रतिनिधि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये जो 4 महत्वपूर्ण देश थे वो थे ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, रूस का जार अलेक्जेंडर, इंग्लैंड का विदेश मंत्री लॉर्ड कैसलरे तथा फ्रांसीसी विदेश मंत्री तेलरा। ये थी वियना कांग्रेस कब हुई, ये हमने बताया और साथ ही हमने ये देखा कि वियना कांग्रेस में किन महत्वपूर्ण लोग थे, कौन से यूरोप के महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने वियना कांग्रेस का नीति का निर्माण किया था। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि वियना कांग्रेस के उद्देश्य और कार्य क्या थे। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के पश्चात अस्त व्यस्त यूरोप की पुनर्व्यवस्था तथा परस्पर विभिन्न विरोधी सिद्धांतों ने समझौता करने के उद्देश्य से 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक कांग्रेस का आयोजन किया। इसे ही वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन ने अपनी विध्वंसकारी युद्धों से संपूर्ण यूरोप को ध्वस्त कर दिया, अतः उसकी शक्ति को कुचलने के उद्देश्य से इस कांग्रेस का आयोजन किया गया था। वाटरलू के विजेता क्रांति विरोधी थे जो विनिष्ट हो चुका था, उसका वे पुनर्स्थापना करना तथा पुनर्स्थापना व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए वे कटिबद्ध थे। इसी उद्देश्य से वियना कांग्रेस प्रारंभ हुआ था, जिसमें 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राज व्यवस्था की आधारशिला रखी गई थी। नेपोलियन को पराजित करने में ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक का प्रमुख हाथ था। वे महान राजनीतिज्ञ थे। उन्हीं के चलते वियना कांग्रेस का सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में किया गया था। इसका प्रथम अधिवेशन 15 सितंबर 1814 को ही आरंभ हो चुका था। इस सम्मेलन में रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम, प्रसा के शासक फ्रेडरिक विलियम तृतीय, ऑस्ट्रिया के मेटरनिक, फ्रांस के टेलरा तथा इंग्लैंड के विदेश मंत्री लॉर्ड कैसलरे आदि शामिल थे। इसमें तुर्की को छोड़कर यूरोप के सभी छोटे बड़े शासक उपस्थित हुए थे। इसलिए वियना कांग्रेस जो है
उसका यूरोप के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वियना कांग्रेस की जब बैठक बुलाई गई तो उसके सामने कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं भी उत्पन्न हुई। हम लोग इस समस्या के बारे में भी देखें कि वियना कांग्रेस की जब बैठक बुलाई गई तो उसके सामने कई समस्याएं आई। सर्वप्रथम नेपोलियन के युद्धों के चलते यूरोपीय मानचित्र में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। वियना कांग्रेस के समक्ष इन राज्यों की पुनर्स्थापना का प्रश्न था। दूसरी समस्या क्रांतिकारी भावना का दमन करना था। चर्च का प्रश्न भी बहुत ही बड़ी समस्या बनकर सामने खड़ी थी। वियना के सदस्य चर्च के प्रभाव को फिर से स्थापित करना चाहते थे। चौथी समस्या युद्ध की संभावना को समाप्त करना था ताकि पुनः नेपोलियन जैसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति पैदा ना हो सके। विजित राष्ट्रों को पुरस्कृत करना भी एक अन्य समस्या थी, जिस समस्या के समाधान हेतु वियना कांग्रेस की बैठक की गई थी। अब हम लोग देखें कि वियना कांग्रेस के सिद्धांत क्या थे, इसके उद्देश्य क्या थे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत। वियना कांग्रेस की जो बैठक की गई थी उसका एक उद्देश्य या सिद्धांत था शक्ति संतुलन स्थापित करना, अर्थात कोई देश इतना शक्तिशाली ना बन जाए कि वह दूसरे के लिए खतरनाक बन पाए। इसलिए फ्रांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, बवेरिया तथा सार्डिनिया का विस्तार किया गया था। फ्रांस चारों तरफ से मजबूत राज्यों से घिर गया। इसी तरह जर्मनी को इतना शक्तिशाली बनाया गया कि प्रशा सर नहीं उठा सके। इटली में ऑस्ट्रिया की स्थापित की गई। इस प्रकार शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया ताकि संपूर्ण यूरोप में शक्ति शांति बनी रहे। इसके साथ ही साथ अब देखते हैं कि इसका जो दूसरा सिद्धांत था वह है वैधता का सिद्धांत। वियना कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी, जो कांग्रेस बुलाई गई थी, उसका जो दूसरा सिद्धांत है वो वैधता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पर 1789 ईस्वी के यूरोपीय मानचित्र को आदरपूर्वक स्वीकार कर विभिन्न यूरोपीय राज्यों की सीमा निर्धारण करने का प्रयत्न किया गया। अर्थात इसमें जो 1789 के यूरोपीय मानचित्र जो बनाए गए थे उसको स्वीकार किया गया। हॉलैंड, पुर्तगाल, नेपल्स तथा इटली आदि राज्य अनेक पुराने राजवंश को लौटा दिए गए। इसका जो तीसरा सिद्धांत है वह है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जिन देशों को नेपोलियन ने नष्ट किया था और जिन्होंने उसके खिलाफ संघर्ष किया था उनकी क्षतिपूर्ति करना और उन्हें पुरस्कृत करना भी स्वीकार किया गया। जिन देशों ने नेपोलियन के साथ नहीं दिया उन्हें दंड दिया गया था। फ्रांस के विरुद्ध सीमांत राज्यों को शक्तिशाली बनाना इसका चौथा सिद्धांत था। साथ ही साथ फ्रांस के विरुद्ध सीमांत राज्यों को शक्तिशाली बनाया जाए ताकि फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को भंग नहीं कर सके। उपयुक्त सिद्धांतों के अतिरिक्त इसके अन्य सिद्धांत भी थे। शांति समझौता को बरकरार रखने के लिए इसके पीछे भी शक्ति होनी चाहिए। अतः इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रशा ने चतुर्मुखीय संधि की। इस संधि सिद्धांत के फलस्वरूप यूरोपीय व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। अब हम लोग वियना कांग्रेस के निर्णय एवं प्रादेशिक व्यवस्था के बारे में जानें। इसने जो प्रादेशिक व्यवस्था की उसके निम्नलिखित उद्देश्य थे। मतलब कि हम लोग अब इसके जो उद्देश्य हैं इस तरह से हैं, इसके हम लोग देखें इसे। जिन देशों ने नेपोलियन को हराने में हिस्सा लिया था उन्हें पुरस्कार और जो पराजित हुए थे उन्हें दंड मिलना चाहिए। साथ ही साथ यूरोप में क्रांति से पहले ही व्यवस्था लागू किया जाए जिससे यूरोपीय व्यवस्था का निर्माण हो और शांति तथा सुरक्षा कायम रखा जा सके। नेपोलियन ने जिन राज्यों को फ्रांस में शामिल किया था उन्हें छीन लिया गया और फ्रांस में प्राचीन राजवंश को फिर से स्थापित किया गया।
इंग्लैंड को औपनिवेशिक और व्यापारिक लाभ हुए। माल्टा, सेंट लुसियाना, मॉरिशस के द्वीप फ्रांस से लेकर इंग्लैंड को दे दिया गया। पर्सा को भी लाभ हुआ। जैसे कि देखते हैं पर्सा को क्या लाभ हुआ है, तो उसे देखते हैं कि उत्तरी टस्कनी, सालापेल एवं ट्रिले के प्रदेश दिए गए। फलतः इसका राज्य कितने तरह से देखते हैं कि उसका राज्य दुगना बढ़ गया और दक्षिणी जर्मनी में उनका प्रभाव कायम हो गया। बेल्जियम को हॉलैंड में शामिल किया गया और फिर वहां से अंग्रेज राजवंश की स्थापना की गई। ऑस्ट्रिया को इटली के बेल्जियम, बेलेशिया तथा लोम्बार्डी के प्रदेश दिए गए। इस प्रकार मध्य यूरोप में उसका प्रभाव कायम हो गया और मेटरनिक अपने उद्देश्य में सफल रहा। रूस को वर्षा तथा बेवेरिया मिला। फलतः पश्चिमी यूरोप में उसका काफ़ी विस्तार हुआ। इटली के छोटे छोटे राज्यों में को बांटकर वहाँ उसे प्राचीन शासकों को दे दिया गया और इटली में ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित किया गया। पोलैंड का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने उसे आपस में बांट लिया। स्पेन में पुनः प्राचीन राजवंश की स्थापना की गई। यद्यपि पुर्तगाल ने अंग्रेजों की सहायता की थी, लेकिन उसे कुछ नहीं दिया गया। स्वीडन और डेनमार्क को दंड मिला। स्विट्जरलैंड पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया। उसे 22 राज्यों का शक्तिशाली संघ बनाया गया। जर्मनी के संबंध में कांग्रेस के निर्णय काफी महत्वपूर्ण थे। जर्मनी के बचे हुए 38 राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया गया, जिसका प्रधान ऑस्ट्रिया का सम्राट फ्रांसिस्को प्रथम था। उसके अतिरिक्त कांग्रेस ने और भी अनेक कार्य किया। उसने दास प्रथा को अनैतिक बनाया। अंतर्राष्ट्रीय विधियों के संबंध में भी निर्णय लिए गए। भविष्य में यूरोपीय शांति को कायम रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई, जिसे यूरोपीय व्यवस्था कहा गया। तो छात्रों, ये हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वियना कांग्रेस की प्रादेशिक व्यवस्था किया था, किस तरह से प्रदेशों को बांटा था। आगे अब हम लोग देखें कि ये इसका मूल्यांकन करें हम लोग कि वियना कांग्रेस के कार्य, उन्होंने कैसा कार्य किया था। इसको आप इसके कार्यों के मूल्यांकन को आप निष्कर्ष के तौर पर भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि वियना कांग्रेस का आरंभ उच्च आदर्शों एवं उद्देश्यों की घोषणा के साथ हुआ था, लेकिन इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सका था। इसका कार्य करने का जो ढंग था वह दोषपूर्ण था। सभी राष्ट्र अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे थे, अतः समस्याओं के समाधान में यह असफल रहा। वियना सम्मेलन का कार्यक्रम स्वार्थ परता पर आधारित था। इसके सदस्यों ने नैतिक सिद्धांतों की अपेक्षा की थी, इसलिए इसके निर्णय अस्थायी और सार्थक साबित नहीं हुए। इसने यूरोप के नवनिर्माण में कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे जनता की इच्छा की पूर्ति हो सके और अस्थायी तौर पर व्यवस्था कायम हो सके। इसने सिर्फ शक्ति संतुलन के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया, लेकिन लोकप्रिय भावना का कोई महत्व ही नहीं रहा था। इस पर दूसरा आरोप यह भी लगाया जाता है कि इसने कुछ कार्यों को अधूरा छोड़ दिया और कुछ समस्याओं पर इसने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे यूरोपीय शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुछ इतिहासकारों ने वियना कांग्रेस को शक्तिशाली कहा है, जबकि इसके लिए राष्ट्रीय भावना की कोई कीमत नहीं थी, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। इस पर यह भी आरोप है कि बड़े राष्ट्रों के हितों की रक्षा के लिए छोटे राष्ट्रों के हितों की उपेक्षा की गई। उपयुक्त आरोपों के बावजूद यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वियना में राजनीतिक संयम और दूरदर्शिता से काम नहीं लिया गया था। जर्मनी और इटली के एकीकरण की दिशा में इसने महत्वपूर्ण काम किया। इतना ही नहीं, इसने दास प्रथा, व्यापारिक स्वतंत्रता आदि पर भी विचार किया। राज्यों की अराजकता को नष्ट करने की दिशा में इसने महत्वपूर्ण काम किए। इसने अंतर्राष्ट्रीय संविधान का भी निर्माण किया। इसके कार्यों के फलस्वरूप यूरोप में 40 वर्षों तक शांति बनी रही।
पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बातचीत करने के लिए बैठक बुलाई गई थी और यूरोपीय व्यवस्था का संगठन किया गया था। इस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह सकते हैं, यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वियना कांग्रेस अपने जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बैठक बुलाई थी उसमें पूरी तरह से सफल भले ना रही हो, लेकिन बहुत हद तक उन्होंने सफलता पाया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए एक उपलब्धि थी और यूरोप में शांति बहाल करने के लिए या एक व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।